गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है? प्रीवियस क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख रहे थे और हमने आर्टिकल्स देख लिए हैं कुछ 52 से लेकर के आपके 62 तक, और साथ में हम लोगों ने देखा कि जो प्रेसिडेंट के निर्वाचन इलेक्शन की प्रोसेस है उसको भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, या पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? देखिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग कितने इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं आप जरा देखिए इसे। एक है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, पहला, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। तीसरी जो होती है वो होती है सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। चौथी जो होती है वो होती है वित्तीय यानी फाइनेंशियल। पांचवी जो होती है वो डिप्लोमेटिक। छठवीं हमारी होती है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल। और सातवीं होती है आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी पावर। तो 7 भागों में बांट करके हम इनका डिस्कशन करेंगे जो राष्ट्रपति के पावर की होगी। क्लियर हो गया? एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या इंक्लूड होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका शक्ति देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना है वो, और कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून से संबंधित। लेजिस्लेटिव मतलब होता है कानून, है ना, कुछ बिल वगैरह आएंगे उसके से रिलेटेड। मिलिट्री, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल और इमरजेंसी, 7 पार्ट में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति से, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है ना? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात हमने आपको बताई है पहले भी, और आप लोग जानते हैं इसमें कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन ये एक नॉमिनल हेड है, मतलब एक्चुअल पावर अगर हम देखें तो एक्चुअल पावर इसके हाथ में नहीं है। एक्चुअल पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के अलावा पीएम, प्रधानमंत्री, और उसकी जो कैबिनेट होती है उसके पास एक्चुअल पावर होती है चीजों को करने की। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी चीज अगर होगी तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है, यानी उसके सिग्नेचर के बिना काम नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो पीएम है, और जो स्टेट का हेड है वो आपका राष्ट्रपति है। जितनी भी कार्यवाही होती है, जो भी काम होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 53 जो बना हुआ है, आर्टिकल 53 जो हमने पढ़ा था अभी, जिसमें ये कहा गया था कि कार्यपालिका की जितनी शक्ति है वो सब राष्ट्रपति में होती है। तो वही है कि देश की या संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो सब किसके अंदर निहित है? प्रेसिडेंट में है वो। ये आर्टिकल 53 यही बताया था हमें। 52 क्या कहा था कि हर देश का एक, मतलब हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में था। 53 में कहा गया था कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। क्लियर है? ओके। 74 क्या कहता है? तो आर्टिकल 74 एक आपको डिफाइन करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, कैबिनेट, एक कैबिनेट होगी जिसका हेड पीएम होगा, और ये मंत्रिपरिषद सलाह देने का काम करेगी राष्ट्रपति को। इसका मतलब कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए या उसको सुझाव देने के लिए एक कैबिनेट होती है जो आपके पीएम संभालते हैं, जिसको, यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें तो रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट हैं, कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के हाथ में है। लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो पीएम के पास है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट, जो मंत्री लोग हैं। तो ये लोग पीएम लोग जो हैं ये सलाह देने का काम करते हैं राष्ट्रपति को।
कि आपको ऐसा ऐसा मतलब इस तरह की जो भी चीजें हैं वो। अब कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होती है, कोई भी मैटर है, तो राष्ट्रपति सीधे पीएम को बुला सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज समझाने के लिए वो सीधे पीएम को बुला सकते हैं। तो ये चीजें भी है। तो आर्टिकल 53 में ये कहा गया कि जो सारी पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है, यानी कि कार्यपालिका की, बट ये नॉमिनल हेड है। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा, और ये सलाह देने का काम करेगा राष्ट्रपति को, और ये सलाह राष्ट्रपति को माननी होती है एक प्रकार से समझिए तो। ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने तो इसको कंपलसरी कर दिया था 42वें संविधान संशोधन में कि जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति उसे मानेगा। लेकिन मोरारजी देसाई जब आए थे 1978 में 44वां संशोधन हुआ था, तो उन्होंने एक बोला था कि एकदम फोर्स मत करिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो इन्होंने सुझाव दिया है उस पर पुनर्विचार करना है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया था। लेकिन अल्टीमेटली साइन तो करना ही होता है जो राष्ट्रपति है। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 53 में ये बात हुई। अब इनकी अगली कार्यपालिका शक्ति जो है वो आर्टिकल 75 में बताई जाती है। जो 75 का 1 है, ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को। यानी कि एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जनता चुनती है, वो अलग बात है कि एमपी को भेजते हैं, फिर एमपी मिलकर करते हैं, लेकिन अपॉइंट करने का काम या अल्टीमेटली साइन जो होगा या सिग्नेचर होगा वो राष्ट्रपति का होगा कि हाँ ठीक है ये प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ये जो अन्य मंत्री हैं इनकी कैबिनेट के, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जो भी है, जो भी इनकी कैबिनेट में होंगे, तो अल्टीमेटली साइन राष्ट्रपति के होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किसको मंत्री बनाना है। तो ये सुझाव देने का काम जो है वो पीएम का है, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जो साइन वगैरह होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट फाइनल माना जाता है, तो फिर राष्ट्रपति का होता है। तो ये आपका 75(1) में ये बात की गई है, आर्टिकल 75 जो इनके कार्यपालिका से रिलेटेड है। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना पीएम को देना होगा राष्ट्रपति को, जो भी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि प्रधानमंत्री किसी यात्रा पे गए, रूस की यात्रा पे गए, और रूस से लौट के आए, तो प्रधानमंत्री ये उनको बुलाकर पूछ सकते हैं कि आपके रूस पे गए थे तो क्या मामले से गए थे और क्या वहां पे डिस्कशन हुआ, कौन सा ऐसा मुद्दा था, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये उनको पावर है कि चीज। और अगर सपोज करो होम मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद में जैसे गृह मंत्री है पीएम की कैबिनेट, और होम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया, अमित शाह जी ने कोई डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन से हो सकता है कि जनता खुश ना हो और इनके खिलाफ मतलब विरोध चल रहा हो कि भाई ये डिसीजन बहुत गलत हुआ है, इस डिसीजन को वापस लेना चाहिए, बार बार ये हो रहा है। तो राष्ट्रपति पीएम को बुला सकते हैं और उनसे ये जरूर पूछेंगे कि आपकी कैबिनेट में जो मंत्री हैं इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है ये कहाँ तक उचित है, क्या ये जनता के फेवर में है, और अगर जनता के फेवर में है तो फिर ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं। तो 78 में ये पावर है कि 78 में कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई जानकारी चाहिए हमें, या कोई भी मंत्री जिसने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो सही निर्णय नहीं लिया है, उसने कुछ गड़बड़ किया है जो जनता के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो राष्ट्रपति पीएम को बुलाएंगे और उनसे वो चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को मेन कुछ आर्टिकल इनके दिखते हैं जो इनके एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है। तो एग्जीक्यूटिव पावर से अगर देखोगे आप, तो हमने आपको 4 आर्टिकल इस समय समझाए। एक आर्टिकल आपको 53 समझाया, एक 74, एक 75 और एक 78। तो इन 4 आर्टिकल में हमें बात की गई है। 53 में क्या कहा गया कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, एक कैबिनेट होगी, एक कैबिनेट होगी जिसका हेड पीएम होगा, और उस कैबिनेट का काम ये होगा कि वो राष्ट्रपति को विभिन्न मुद्दों पर सलाह दे। आर्टिकल 74 ये कहता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, और फिर जब प्रधानमंत्री सलाह देंगे
कि इनको और मंत्री बना दीजिए, ये शिक्षा मंत्री, ये ऐसे ऐसे जो भी कैबिनेट में मंत्री बनना है उनकी नियुक्ति जो बात होगी वो आपका राष्ट्रपति कर देंगे, लेकिन सलाह पीएम ही देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस कैबिनेट में किसी मंत्री ने कोई गड़बड़ कर दी है, इसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो सही नहीं है, जैसे गृह मंत्री ने कुछ कर लिया है, तो पीएम को बुला के पूछेंगे। और हाँ, अगर इनको लगता है कि वो निर्णय गलत है तो ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि ये निर्णय को निरस्त किया जाए। तो ये काम पीएम का होगा, मतलब राष्ट्रपति आदेश देंगे, पीएम फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेप होगा वो फॉलो करेंगे। तो ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आर्टिकल 78 इतना बोलता है, और ये पीएम का कर्तव्य होगा कि वो उनकी बातों को माने। ठीक है, बाध्य नहीं है, लेकिन एक प्रकार से क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना, उत्तरदायी है, तो वो इनकी जिम्मेदारी है एक प्रकार से कह लो। तो हम लोगों ने 4 आर्टिकल देख लिए, आर्टिकल 53, 74, 75 और 78। 73 में क्या बोला गया? कार्यपालिका की सारी शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। 74 में क्या कहा गया? एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, जिसका हेड पीएम होगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि ये जो भी नियुक्ति है पीएम की, वो राष्ट्रपति कर रहे हैं और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है। आर्टिकल 78 में ये है कि अगर किसी मंत्री ने या मंत्रिपरिषद ने अगर कोई दिक्कत की है या एक मतलब कोई ऐसा निर्णय लिया है जो सही नहीं है, तो फिर 78 में क्या होगा, उसके तहत पीएम को बुलाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये मंत्री का डिसीजन कितना सही है, कितना गलत है, और अगर गलत है तो इस पर एक्शन लीजिए। इस तरह की बातें होती है 4 आर्टिकल में। आगे आते हैं, जितने अपॉइंटमेंट हैं, मेन अपॉइंटमेंट, वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। ऑल द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर हमने कई सारे नाम लिखे हैं, आप उसको एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन है। जैसे पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत। तो यानी कि अनुच्छेद 76 में हमें जानकारी मिलेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 75 जो पीएम है कि काउंसिल है और मिनिस्टर है, वही मंत्रिपरिषद। थोड़ी देर पहले यही तो डिस्कस किया है, ये रहा 75 कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये जो अन्य मंत्री है इसी को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी को कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो 75 जो आर्टिकल है वो हमें ये बताता है कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 75। आर्टिकल 148, 148 अनुच्छेद हमें कहता है सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महालेखा परीक्षक, ऐसा कुछ हिंदी में नाम रहता है इसका। तो जो कैग का हेड होगा या जो कैग के वो होंगे, उसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। तो 148 का जब हम देखेंगे तो उसमें हमें कैग के बारे में डेफिनेशन मिलेगी, और ये इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज हैं, इन जजों का भी अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट द्वारा होता है। हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट 217 आर्टिकल के तहत और सुप्रीम कोर्ट के जज का 124 आर्टिकल के तहत। तो एक अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं, राज्यपाल, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो अलग बात है कि जो कैबिनेट है वो सलाह देगी, पीएम और उनकी जो कैबिनेट है वो सलाह देगी कि किनको मतलब सिलेक्ट करना है या किनको बताना है। ठीक है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो आपके 155 आर्टिकल के तहत आपका देखने को मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त,
अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो आर्टिकल 324 के तहत, अनुच्छेद 324, इसके तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है। लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर है, इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं, आर्टिकल 316। तो ये है कि जो कार्यपालिका शक्ति इनको हमको देखने को मिलती है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स है ये सब आपको याद करने होंगे, किस आर्टिकल के तहत किसका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है, तो आपको याद आना चाहिए कि अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट का व्याख्या किया गया है। अगर हम कहें कि हाई कोर्ट के जज का, तो 217 के तहत। पीएम कैबिनेट और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में तो आर्टिकल 75 में। अगर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षा नियंत्रक, ऑडिट नहीं करते हैं कुछ लोग, जैसे कंपनी का ऑडिट होता है, स्कूल का ऑडिट होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा, तो ऐसा अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसको ऑडिट करने का काम कैग वाला डिपार्टमेंट करता है, ठीक है ना। तो 148 के तहत आपका ये आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, 76 के तहत। गवर्नर्स ऑफ स्टेट 155 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त 324, और जो लोकसभा के चेयरमैन है उनका आपका होता है 316 के तहत। क्लियर है? हेलो, जल्दी बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किसके तहत होता है? एक 124। विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनका अपॉइंटमेंट। भाई देखो, 174 कौन लिख रहा है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल 155, तो सुप्रीम कोर्ट 124, राज्यों के राज्यपाल 155। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 324। ये जब हम लोग पार्ट 15 पढ़ेंगे ना, तो पार्ट 15 आपका 324 से शुरू ही होता है। तो 324 आर्टिकल से लेकर के 329 ए तक चुनाव के बारे में, ये इलेक्शन के लिए। तो 324 में ही बात की गई मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, 76। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर मंत्रिपरिषद या कैबिनेट पीएम की कोई डिसीजन लेती है तो उसके रिस्पेक्ट में राष्ट्रपति पीएम को बुला सकते हैं और उनसे उस मुद्दे पर जानकारी मांग सकते हैं? 78। वेरी गुड, बहुत सही, 78 है। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है यूनियन की, यानी संघ की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो राष्ट्रपति में निहित है, यानी राष्ट्रपति के पास। 53, 73 कौन सा? 53, ठीक है, वो बात की गई है 53 में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मेन बातें हैं इनकी। बाकी हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे जिससे थोड़ा सा चीजें रहें। चलिए और देखते हैं कि राष्ट्रपति और किसको नियुक्त करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं ये, इंटर स्टेट काउंसिल, 263 अनुच्छेद। फाइनेंस कमीशन का गठन, SC ST OBC की स्थिति की जांच के लिए आयोग, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक की नियुक्ति, किसी क्षेत्र को शेड्यूल्ड घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST क्षेत्रों के लिए प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त हैं। मतलब इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार हैं, बट
नॉमिनल टाइप के हेड है। नॉमिनल मतलब कि पावर तो कह दी गई है, लो आप सर्वे सर्वा हैं, लेकिन एक्चुअल पावर नहीं है। ये बस अपॉइंट कर रहे हैं या सलाह पे, तो मंत्री परिषद ही सलाह देती है, कैबिनेट ही पीएम की, जिसके हिसाब से ही वो चीजें होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके खिलाफ ही नहीं जा सकते, इस तरह से होता है। तो हमने देखा कार्यपालिका शक्ति में कुछ आर्टिकल्स एक बार और रिवाइज करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा पॉइंट क्लियर रहे, क्योंकि अब ये आर्टिकल थोड़े नंबर से नहीं है अब, क्योंकि हम कार्यपालिका शक्ति देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे किन किन में वो बात हुई है। किसी प्रकार का आदेश दे सकता है राष्ट्रपति। किस टाइप का आदेश? आदेश का मतलब क्या भाई? आदेश तो कई प्रकार के दे सकते हैं। अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं, आदेश ही तो हुआ, सलाह थोड़ी हुई, आदेश ही तो हुआ कि हमें ये जानकारी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर अगर हम लोग देख रहे हैं, हमने एक आर्टिकल आपसे देखा 53, सारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, कौन देगा सलाह? पीएम और उसकी कैबिनेट देगी। 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दोनों जो भी करना है ये राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। 78, जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वो सारे निर्णय बताने होंगे राष्ट्रपति को कि आप क्या कर रहे हैं ये सब, और ये जिम्मेदारी पीएम की होगी कि वो नियंत्रण रखे अपने मंत्रिपरिषद पर, और अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो राष्ट्रपति तक वो सूचना पहुंचाई जाए। हमने अपॉइंटमेंट देखे 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 148 के तहत कैग, 75 के तहत पीएम की काउंसिल, हाई कोर्ट जज 217, सुप्रीम कोर्ट जज 124, गवर्नर ऑफ स्टेट्स 155, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 324 और यूपीएससी चेयरमैन 316। तो ये इन आर्टिकल के तहत इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। इसके अलावा क्या क्या देखा हमने? एक काउंसिल होती है इंटर स्टेट काउंसिल, उसका गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, फाइनेंस कमीशन का। ये भी ये कर सकते हैं कि अगर एससी एसटी या पिछड़ा वर्ग है कोई और उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उससे रिलेटेड कोई प्रावधान करना है, तो ये एक आयोग बना सकते हैं कि आप जरा इनके बारे में जानकारी जुटाइए कि क्या ये सही है, सही चल रही है स्थिति या गड़बड़ है। तो इस तरह का भी पावर प्रेसिडेंट को दिया गया आयोग बनाने का। आप देखे होंगे स्टूडेंट्स, जो राज्य होते हैं स्टेट, पूर्ण राज्य जो है उनमें राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो यूटी होती हैं यूनियन टेरिटरी, उसमें उपराज्यपाल होते हैं, और ऐसी ही कुछ और यूटी होती हैं जिनमें प्रशासक होते हैं। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, इसमें उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। और भी हैं कई जगह हैं जहां जहां विधानसभा वगैरह देखने को मिलेगी आपको, वो सब आपका विधानसभा विधान परिषद वगैरह कुछ देखने को मिलेंगी, तो आपके जनरली उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं। जैसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसे, प्रशासक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इनका भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अरे जब सीधा से समझ गए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब उपराज्यपाल की भी नियुक्ति वही करेंगे, फिर वही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति वही करेंगे। लेकिन ये हेल्प किसकी लेंगे? कैबिनेट की, पीएम और उनकी सलाह लेंगे कि किसको बनाना चाहिए। देश के किसी भी क्षेत्र को ये शेड्यूल्ड अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं कि ये यहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर पिछड़े हुए लोग ज्यादा हैं, तो आज से हम इसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं। तो ये भी पावर राष्ट्रपति को ही दी गई है। क्लियर है? ठीक है। इन आर्टिकल्स की बात कर ली हमने, 53 की बात कर ली, 74 की बात कर ली, 75 की बात कर ली और 78 की बात कर ली। क्लियर है? यस, हेलो, ओके। 124,
76, 155, 148, 53 क्या है, 54 क्या है, 74 क्या है, 75 क्या है, 78 क्या है, 217। जल्दी स्टूडेंट्स बताएं जरा। सबसे पहले 53 के बारे में बताओ। जल्दी बताइए 53 के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। वेरी गुड, एकदम सही। ओके, 74 में, 74 में, 74 एक मंत्री परिषद होगा और वो सलाह देगा प्रेसिडेंट को। मंत्री परिषद होगा और वो सलाह देगा प्रेसिडेंट को, यानी पीएम जिसके हेड होंगे और वो उसको सलाह देंगे। 75 में क्या बात हुई है? अपॉइंटमेंट, पीएम का अपॉइंटमेंट और उसकी मंत्री परिषद का भी, कैबिनेट और उसका ये अपॉइंटमेंट होगा। 78 में, 78 में अटॉर्नी नहीं है, 78 में है कि मंत्री परिषद जो निर्णय लेगी, मंत्री परिषद के जो निर्णय है वो सारी रिपोर्ट देनी होगी टू प्रेसिडेंट। वो जो भी मंत्री परिषद डिसीजन ले रही है, सब चीज मामले, वो सब प्रेसिडेंट को बताना होगा। ये पीएम का कर्तव्य है कि वो इस चीज के बारे में करे और प्रेसिडेंट कभी भी इससे उनसे ये जानकारी मांग सकते हैं। 124 किसकी नियुक्ति है? फटाफट। 124 सुप्रीम कोर्ट के जज। वेरी गुड। 76, 76 अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। 155 कौन स्टूडेंट, जल्दी जल्दी फटाफट? राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल हैं। 148 कैग, वेरी गुड। और 217 हाई कोर्ट है, यही है। हो गया। चलिए बताइए 324। इलेक्शन कमिश्नर, चलो वेरी गुड। मतलब आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया इनको, और कई सारे पॉइंट्स और नीचे थे, उसको भी हम लोगों ने देख लिया कि जो राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है तो इसका मतलब वो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये लोग सिलेक्ट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं उन्हें, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं। पिछड़े आयोग जो बनाने के है वो सब राष्ट्रपति को ही है, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र को देश में ये घोषित कर सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया, अगर उन्हें लगता है कि वो एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है या स्पेशल उसको प्रोविजन चाहिए तो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने ऊपर क्या बात की थी, हमने इनकी कार्यपालिका शक्ति देखी थी।
अब हम लोग देखेंगे इनकी लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। अनुच्छेद 79 इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो क्या, संघ के लिए एक संसद होगी जो प्रेसिडेंट और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी कि जो संसद के बारे में डिस्क्राइब है वो 79 में मिलेगा, अनुच्छेद 79 में। तो अनुच्छेद 79 में हमें ये मिलेगा कि पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देखने को मिलेगा कि संसद क्या, तो 3 अंग हैं संसद के। संसद का एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति खुद। यानी कि कोई भी बिल अगर कुछ पास होता है तो लोकसभा में जाएगा और राज्यसभा में, ये दोनों पारित होंगे और फाइनल जो साइन होगा वो राष्ट्रपति का होगा। तो इसका मतलब जो संसद है, संसद के 3 अंग हैं। अब संसद के 3 अंग का मतलब हो गया कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। फाइनल मुहर राष्ट्रपति की लगेगी तभी कुछ कानून बनेगा, इसीलिए राष्ट्रपति को भी उसका अंग माना गया है संसद का। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा केवल 2 ही सदन नहीं है। अगर पार्लियामेंट की बात होती है तो पार्लियामेंट में 3 लोगों को माना जाता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और फाइनल व्यक्ति आपका राष्ट्रपति। ये कौन सा आर्टिकल हमें बता रहा है, 79 आर्टिकल बता रहा है। तो 79 आर्टिकल में हमें ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट इसके पार्ट हैं, इसके अभिन्न अंग हैं। ठीक है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 आपसे क्या कहता है कि अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति के पास एक पावर है, किसी भी सदन को बुला सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई सत्र शुरू होने वाला है, जैसे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है, जैसे नवंबर में आपका शुरू हुआ था लोकसभा वाला या राज्यसभा, किसी का भी अगर चल रहा है, संसद शुरू होती है, तो उसके पहले जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको संदेश भेजा जाता है राष्ट्रपति की तरफ से कि अब हम लोग का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है, अब हमारी जो संसद की कार्यवाही वो स्टार्ट होने वाली है, कृपया आप लोग अब इस डेट से संसद को ज्वाइन करें क्योंकि अब डिस्कशन होगा। तो इस तरह की जो बातें वो राष्ट्रपति के थ्रू की जाती है। तो यानी कि इसको कहा जाता है कि दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को आहूत का मतलब होता है बुलाना और स्थगित, खत्म करना। तो दोनों इनको है कि ये सदन को बुला सकते हैं कि हमें चर्चा करनी है और इसको स्थगित भी करने का इनके पास अधिकार है। ये आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत कर सकते हैं यानी बुला सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्यसभा भंग नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा को एक उच्च सदन माना जाता है। तो भंग जो होती है वो केवल लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है, तो उसकी कार्रवाई को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आज से हम इसको भंग करते हैं, अब कार्रवाई हमारी बंद होती है। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती कभी, क्योंकि राज्यसभा एक उच्च सदन है और इसमें आप जानते हैं कि जो सदस्य हैं वो किस तरह से आते हैं, मतलब इनका पद खाली होता रहता है और जैसे जिनका कार्यकाल पूरा होता जाता है दूसरे सदस्य फिर आते रहते हैं उसमें। तो राज्यसभा भंग नहीं होती है कभी। ठीक है ना। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को ये पावर है कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों के अगर सदन को बुलाना है तो वो बुला सकते हैं, कोई भी सदन उसको भंग भी कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा केवल भंग होती है, राज्यसभा नहीं होती है, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 79 में हमें क्या बताया गया था कि पार्लियामेंट संसद होगी और उस राष्ट्रपति जो है वो उसका एक अभिन्न अंग है, वो उसके एक पार्ट है, ये बताया गया। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, अनुच्छेद 108 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। समझिए जरा, कभी कभी क्या होता है, अरे भंग करने का मतलब अलग होता है, स्थगित करने का मतलब अलग होता है। स्थगित मतलब कि अभी वो रोक रहे हैं और स्थगन में एक और चीज होता है। भंग का मतलब होता है कि अब कार्रवाई नहीं चलेगी, वो खत्म हो गया, कार्यकाल ही खत्म हो गया, वो सत्र खत्म, सत्र ही खत्म हो गया। स्थगत तो एक प्रकार से होता है कि जैसे चलो आज की कार्रवाई बंद हो गई, कल फिर शुरू कर सकते हैं या समथिंग, आज के लिए हम स्थगित करते हैं, ये चीज होता है। भंग नहीं कहते इसे। भंग का मतलब होता है कि वो जब खत्म ही करना होगा पूरा, लास्ट में बोला जाएगा जब ये कार्रवाई खत्म होने वाली होगी, सत्र जब जैसे नवंबर में शुरू हुआ था 29 को और जिस दिन ये खत्म होने वाला होगा तो उस समय वो कहेंगे चलो भंग कर रहे हैं। अब इस तरह से चीजें होती है। या फिर ये लोकसभा को उस समय भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी दल के नेता को बहुमत ही नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा चलेगी कैसे जब बहुमत ही नहीं होगा।
तो भी उसको कहा जाता है कि लोकसभा भंग हो गई है, क्योंकि उस समय किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो उस समय भी ऐसा कहा जाता है कि ये भंग कर दी गई है, ऐसा होता है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि जो, जैसे मान लो दोनों के बीच कुछ बन नहीं रहा, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में नहीं बन रहा। एक बार लोकसभा में पास हुआ, एक बार राज्यसभा में खूब हंगामा चल रहा है, और कोई बहुत जरूरी है विधेयक, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं, दोनों सदन की एक साथ बैठक हो जाएगी। जैसे अभी लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, वो दोनों को एक साथ मिला के बैठक बुलवा लेंगे। और ये आर्टिकल 108 में ये पावर है कि राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक ले सकते हैं। और इसीलिए देखा जाता है, अभी जो हमारा पुराना संसद भवन है उसमें ये व्यवस्था बहुत दिक्कत वाली है, ठीक से नहीं बैठ पाते लोग। इसलिए जो सेंट्रल विस्टा वाला जो बन रहा है, ये इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे आराम से जब चाहे दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जा सकता है, संयुक्त बैठक को। तो ये एक पॉइंट है इसमें जो ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 108 ऐसा आपको कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अच्छा, ये करते कैसे हैं? जैसे मान लो चुनाव हुआ था 2019 में, पीएम पद के लिए 2019 में हुआ था। हाँ, अब 2019 में जब ये चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार बनी। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनी, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 2019 में, तो इनका गवर्नमेंट बना, तो अब कोई तो सत्र शुरू होगा ना। जैसे गवर्नमेंट बन गई तो अब संसद की कार्रवाई चालू होगी। तो जो पहली कार्रवाई होगी, जैसे ही सरकार बनी है और इसके बाद जब संसद बुलाई जाएगी, तो पहले दिन, जिस दिन बुलाया गया होगा, पहले ही दिन राष्ट्रपति का भी भाषण होगा। पहले प्रेसिडेंट भाषण देंगे, उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको सब पता चल जाएगी कि जैसे ही सदन शुरू होता है उससे पहले राष्ट्रपति का ही अभिभाषण बोला जाता है कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह से चीजें होती हैं। तो अगर लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन, जैसे हमने ये वाला पॉइंट हम समझा रहे थे, देखो ये वाला पॉइंट कि लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन, मतलब लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचन मतलब पीएम बन गए, ठीक है। अब ये लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, अब इसके बाद प्रथम अधिवेशन बुलाना है संसद का। तो उस समय शुरुआत में ही पहले ही दिन राष्ट्रपति भाषण देंगे पहले। एक तो ये कभी भी गवर्नमेंट बनी हो, मान लो मई में चुनाव हुआ था, मई के बाद वो जीते और उसके बाद संसद की बैठक बुलाई गई, सपोज करो अगस्त में, तो उस समय जो पहला भाषण होगा वो राष्ट्रपति का होगा। या तो प्रत्येक वर्ष, यानी कि जैसे 2021 है, हर साल में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, 3 बार बुलाया जाता है। तो एक बार जो बुलाया जाता है सत्र, वो फरवरी के आसपास बुलाया जाता है। दूसरा जो सत्र बुलाया जाता है वो करीब अगस्त सितंबर के आसपास बुलाया जाता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, जो नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। तो 3 तरह के सत्र होते हैं। तो जो भी पहला सत्र होगा, जैसे मान लो 2021 का जो पहला सत्र है, फरवरी में जो हुआ होगा, वो पहले राष्ट्रपति ने भाषण दिया होगा स्टार्टिंग में। तो या तो वो जो साल का शुरू होता है, जैसे 2021 का जो पहला सत्र होगा फरवरी में जो स्टार्ट हुआ होगा, वो उन्हीं के भाषण शुरू होता है। और या तो जो पीएम का चुनाव जीत गए हैं उसके बाद जब पहली बैठक बुलाई गई होगी, उस समय भी यह भाषण प्रेसिडेंट का ही चलता है। तो इस तरह से ये चीजें बताई गई। 3 सत्र लगभग होते हैं। और क्यों 3 सत्र हो जाते? वैसे तो 2 मेन होते हैं, लेकिन बीच में एक मानसून सत्र भी हो जाता है। तो असल में क्या होता है कि 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। छह महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फरवरी में हुआ, अब फरवरी के बाद 6 महीने बाद कब होगा? फरवरी सेकेंड मंथ है, 6 का मतलब 6 2 8, अगस्त सितंबर के आसपास ये हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगस्त सितंबर के आसपास। तो अगस्त सितंबर के आसपास ये हो जाना चाहिए, 6 महीने ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इस तरह से चीजें होती है। तो लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष
संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं ये। तो चाहे वो प्रधानमंत्री जो चुनाव जीतकर बने हैं उसका पहली बैठक हुई हो, और या तो साल का पहला जो सत्र हुआ होगा उसमें, ये इस तरह से चीजें बताई जाती है, ये उल्लेख है। तो 108 में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, ये सारी बातें। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो अनुच्छेद 111 में ये कहा गया है कि कोई भी अगर विधेयक आप पास करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में और उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं है तो कानून नहीं बन सकता। आप कुछ भी अगर पास करते हैं तो आपको राष्ट्रपति के साइन चाहिए ही होंगे, तभी हम उसको एक कानून का रूप देंगे। यही है विधायी शक्ति, यही है लेजिस्लेटिव पावर, कि कुछ भी करिए राष्ट्रपति के साइन तो चाहिए होंगे आप। तो ये आर्टिकल 111 में बताया गया कि राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई भी चीज कानून का रूप लेती है। आर्टिकल 123 यह अध्यादेश से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, ये उससे रिलेटेड बताएंगे अभी। पहले आर्टिकल 80 देख लो। आर्टिकल 80 क्या कहता है राष्ट्रपति के लिए? ये विधायी शक्ति है इनकी, कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के। तो ये जो बार बार आप सुनते हैं ना, ये कौन से आर्टिकल में है? 80 में है। तो आर्टिकल 80 हमें बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, ज्यादातर ये लोग कौन से फील्ड के होते हैं? एक साहित्य के हो सकते हैं, आर्ट के हो सकते हैं, कला के, विज्ञान क्षेत्र के हो सकते हैं, या फिर समाज सेवा या सोशल सर्विस से हो सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर ये निपुण है, टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके 12 मेंबर सिलेक्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट हमारे, जो साहित्य से रिलेटेड हो, कला से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से। तो ये आप पहले से पढ़े होंगे कि 12 सदस्यों के मनोनीत करते हैं, लेकिन आप शायद वो नहीं ध्यान दिए होंगे कि फील्ड कौन सी होती है जनरली। तो सोशल सर्विस भी आता है इसमें, कि समाज के लिए कोई बढ़िया काम कर रहा हो, और आर्ट आता है, कला के क्षेत्र में हो वो, या फिर लिटरेचर साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, या फिर साइंस से जुड़ा हुआ हो। ऐसे लोगों में से किसी को ये करते हैं। सर ये सत्ता पक्ष के होते हैं या विपक्ष, किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह भी लेनी होती है ना, अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की सलाह चाहिए होती है, तो अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद तो वही सलाह देगा ना कि उसके आदमी चुने जाए। ऑब्वियस सी बात ये है। तो मतलब इस तरह से चीजें होती है, मगर कोई फोर्स नहीं है कि पक्ष को करे या विपक्ष को करे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अब आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे विधेयक जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोई विधेयक है वो हमें संसद में भेजना है, तो पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी। राष्ट्रपति को बताना होगा कि ये विधेयक हम संसद में लाने वाले हैं। अब ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसको आप राष्ट्रपति के बिना पूछे नहीं ला सकते? पहला, अगर आप नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, तो नए राज्यों का निर्माण या नाम चेंज, उड़ीसा से ओडिशा कहा आपने, सीमा परिवर्तन, अगर ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो इसको संसद में ले जाने से पहले आपको राष्ट्रपति से पास भेजना होगा और राष्ट्रपति को बताना होगा कि हम संसद में ये ला रहे हैं। देखो इसका क्या फायदा होता है कि जैसे आप राष्ट्रपति को बताएंगे कि हम इस राज्य का नाम चेंज करने वाले हैं, तो राष्ट्रपति ये सूचना उस राज्य को देते हैं, देखिए हम आपके राज्य से संबंधित कुछ प्रावधान करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये राज्य को जानकारी देने के लिए फिर अब मान लो विधेयक किया गया संसद में और राष्ट्रपति को पता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, धन विधेयक,
मनी बिल बिना राष्ट्रपति से पूछे संसद में पेश नहीं होगा। तो मनी बिल जो है वो भी पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हम मनी बिल लाने जा रहे हैं, कोई धन से रिलेटेड विधेयक हमारा आने वाला है संसद में। तीसरा पॉइंट है भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित, मतलब एक फंड होता है जो सरकार का फंड है। अब उस फंड में से अगर गवर्नमेंट, जैसे पीएम है मोदी जी, अब इनकी कैबिनेट को कुछ खर्चा करना है या समथिंग करना है, तो उससे संबंधित अगर कुछ है तो वो भी राष्ट्रपति को पहले बताना होगा। तो 3 प्रकार के एक ऐसे विधेयक हैं जो पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, उसके बाद ही आप संसद में ला सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण जो आर्टिकल 3 में है, धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है, और भारत की संचित निधि में से व्यय करना से संबंधित विधेयक लाना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका 266। तो 266 में ये बात हुई है, और 110 में धन विधेयक। तो ये सब पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा, उसके बाद ही संसद में लेके जाएंगे आप। ये है राज्यसभा से संबंधित, ये तो केंद्र से हो गया ना, ये सब केंद्र लेवल पे होता है। देखो राष्ट्रपति मना नहीं करता, 3 तरह की चीजें हैं, हम बताएंगे आगे चलकर, अभी इसमें नहीं है। अभी हम उसकी जब वीटो पावर की बात करेंगे तो समझाएंगे। 3 तरह की इसको पावर दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे कि वो सहमति दे दें, सहमति ना दें, ठीक है ना, और पुनर्विचार के लिए भेज दें। तो ये 3 तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि वो सहमति दे भी सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते, रोक लेंगे तुरंत, जाइए हम नहीं दे रहे कोई सहमति। और एक होता है कि अगर उनको लगता है तो एक पुनर्विचार की भी पावर होती है, वापस भेज सकते हैं कि फिर से इसको चेक करिए, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ने वापस इनके पास भेज दिया कि हाँ ठीक है भैया सब सही है, हमने चेंज करके भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति नहीं रोक पाएंगे, राष्ट्रपति को साइन करना होगा। तो इस तरह से 3 चीजें देखेंगे हम लोग आगे, अभी वीटो पावर अभी आएगा ना आगे, तो हम देखेंगे उसे। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं तब राष्ट्रपति, एक क्या होता है कि ये जो चीजें वो केंद्र से रिलेटेड है, ये राज्य लेवल पर नहीं होता, ये सब केंद्र लेवल पर होता है। लेकिन राज्य में भी एक पावर है राज्यपाल के पास कि वो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे सपोज करो महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ विधेयक पास कर दिया है, एक विधेयक पास कर दिया। अब इस विधेयक को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये विधेयक लागू हो गया तो जनता परेशान हो जाएगी। तो अब इस विधेयक को ये सुरक्षित रख लेते हैं राज्यपाल। तो अब इस विधेयक को राज्यपाल सुरक्षित रख लेंगे और इसको कुछ समय बाद या उसी समय राष्ट्रपति को भिजवा देंगे कि जरा एक बार देखिए कि ये पास हुआ है और ऐसा ऐसा है ये विधेयक। तो वही हम कह रहे हैं कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं आप समझिए जरा। विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि हाँ ये विधेयक सही है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं दे रहे कोई डिसीजन नहीं दे रहे, ना तो लौटा रहे हैं और ना कुछ बता रहे हैं, रख ही लिए हैं, ठीक है। तीसरा, राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु, जो 3 पॉइंट हमने बोला कि एक तो ये सहमति दे सकते हैं, दूसरा नहीं देंगे सहमति, सुरक्षित रख लेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे, ना तो हम बिल वापस करेंगे और ना जवाब देंगे। तीसरा पुनर्विचार, कि उसको वो वापस भेज सकते हैं कि आप इसका पुनर्विचार करिए फिर वापस हमारे पास लेके आइए। तो ये 3 तरीके की चीजें होती हैं जो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। अरे जब रख लेंगे तब कैसे पास होगा, अगर रख लेंगे तब कैसे पास होगा, रख लेंगे तो पास ही नहीं होगा ना। अब हम लोग मेन देख लेते हैं इनका अनुच्छेद 123 वाला अध्यादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस, स्टूडेंट ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको मैं बताया था पीछे भी, सुनिएगा। जब संसद नहीं चल रही होती है
जैसे लोकसभा नहीं चल रही, राज्यसभा नहीं चल रही, कोई चल नहीं रहा, संसद ही नहीं चल रही, तो अगर एक बार रख सकता है, केवल एक बार रख सकता है केवल सच्चिदानंद। तो अगर हम लोग कहें कि अगर संसद वगैरह नहीं चल रही तो कानून कैसे बनेंगे, विधेयक कैसे लाए जाएंगे? तो इस दौरान राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि अगर बहुत जरूरी चीज चल रही है, मान लो कहीं से युद्ध ही हो गया है, कोई महामारी आ गई है और इस समय हम बैठक नहीं बुला सकते संसद की, तो राष्ट्रपति को पावर दी गई है, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, उससे रिलेटेड एक अध्यादेश जारी कर देगा जो तुरंत लागू हो जाएगा कि हाँ हम ये चीज लागू करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी फैली है और संसद बैठ नहीं सकती, तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज करेगा और एक अध्यादेश जारी कर देगा उससे संबंधित, और फिर वो लागू हो जाएगा उसी समय। कब जारी करते हैं? जब सदन चल ही न रहा हो, न लोकसभा न राज्यसभा, कोई नहीं चल रही, किसी विधि की अत्यंत आवश्यकता, कोई ऐसा कानून है जो बहुत जरूरी है, बिल्कुल बनाना ही बनाना है, कंपलसरी, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो ऐसा अगर कुछ है तो राष्ट्रपति पावर यूज कर सकते हैं। या फिर मंत्रिपरिषद, जो पीएम की मंत्रिपरिषद है, उन्होंने सलाह दी हो कि आप ये वाला अध्यादेश जारी कर दीजिए, ठीक है। देखो अध्यादेश क्या हुआ करता था पहले के, अगर समय में समझे तो जो राजा महाराजा थे ना, तो वो भी अध्यादेश जारी किया करते थे। जैसे मान लो कोई प्रतिबंध लगाना है, आज से हमारे साम्राज्य में दारू वारू बंद, नमकीन मीठा सब खाना बंद, तो अब उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया, वो उसी दिन से लागू। इस तरह से होता था, जैसे मुगल काल या उस समय की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में मंत्रिपरिषद ने सलाह दी हो, या फिर आपका किसने दिया हो, सदन सत्र में ना हो, या तो किसी कानून की बहुत आवश्यकता हो, तो 3 पॉइंट। अच्छा, कितने दिन के लिए होता है स्टूडेंट? तो आप समझते हैं कि 6 महीने तक इसकी पावर रहती है। अगर कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया है तो 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा, 6 महीने तक वो कानून माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको वापस लेने की पावर भी राष्ट्रपति को, वो जब चाहे वो अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। जारी करने की पावर है कि हमने जारी कर दिया, और वापस लेने की भी पावर है, अगर उनको लगता है कि अध्यादेश हमें वापस लेना है, वो वापस ले लेंगे तुरंत। ये ध्यान रखना है, दोनों चीज इनके पास है। क्लियर? और 6 महीने वाला जो हम लोग पॉइंट देख रहे थे कि वो आपका अध्यादेश जो जारी होता है उसकी वैलिडिटी, यानी कि कानूनन वो वैलिड है वो अध्यादेश, वो 6 महीने तक, 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब उसके आगे अगर उन्हें लगाना है तो उसके आगे वो लगवाएं 6 महीने के बाद, कि फिर से लगा दें अध्यादेश। 2 सत्रों के में 6 माह का अंतराल नहीं होगा, हमने बताया था ना आपको वही, जैसे एक सदन अगर फरवरी में शुरू हो रहा है तो दूसरा आप देखिए कि 6 महीने से ज्यादा ना हो, मतलब 6 महीने कौन से उसमें हो जाएगा, अगस्त के आसपास हो जाएगा। जैसे फरवरी 2 है और जुलाई 6 अगस्त, 6 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए। किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के पास ही पावर है, वो किसी भी समय वापस ले सकते हैं अपने अध्यादेश को। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति वो जारी नहीं कर सकते जिससे मौलिक अधिकार का हनन होता हो, तो ये इवन राष्ट्रपति भी नहीं जारी कर सकते, नहीं तो राष्ट्रपति जारी करके कोई ना कोई मौलिक अधिकार हटा देते, तो फिर क्या मतलब था। तो राष्ट्रपति के जितने भी अध्यादेश हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर लगा कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, अध्यादेश। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश है वो एक बहुत उस समय जारी किया जाता है जब बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको पता है जो कृषि कानून बिल है वो अध्यादेश से आया था, क्योंकि संसद नहीं चल रही थी उस समय, तो संसद चल नहीं रही थी, ना लोकसभा की बैठक चल रही थी ना राज्यसभा की, ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, अध्यादेश जारी करवा के राष्ट्रपति द्वारा। और जब संसद शुरू हुई वही सितंबर के बाद, अक्टूबर के आसपास, तब उसको लागू करवा दिया गया था, कानून बना दिया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से जो अध्यादेश होता है वो एक्चुअल में ये इस समय जारी किया जाता है जब मतलब संसद सत्र वगैरह में ना हो, संसद ना चले, और इसकी पावर बिल्कुल वैसी ही होती है जिस प्रकार से संसद जो कानून बनाता है, तो इस अध्यादेश की भी पावर वही होती है जो राष्ट्रपति जारी करता है। लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक का नहीं है, कुछ समय बाद इसको वापस ले लिया जाता है और राष्ट्रपति खुद ही ले लेते हैं जब तक वो बैठक ना हो गई हो संसद की। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
हेलो, लड्डू खाना है? आर्टिकल 44 टू 51 रिकॉर्ड हुआ तो है। अपलोड नहीं हुआ होगा, चलो बात कर लेंगे, देख लेंगे वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। कहाँ तक अब वीडियो अपलोड हो गया, किस लेक्चर तक? प्रसाद है इसलिए खा रहे हैं, है ना। कल तक हो गया। अच्छा ठीक है, चलो। ओके स्टूडेंट्स। सोच रहे हैं 2 शादी कर ले ख्याल रखने के लिए। एक कह रहा है कि सर आप अपना ख्याल नहीं रख पाए, तो हाँ, अब 2-3 शादी करनी पड़ेगी तब ना ख्याल रख पाएंगे। तो राष्ट्रपति के लिए हमने देखा 2 जो पावर है वो हम लोगों ने देख लिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। रिवाइज कर लेना एक बार, हम इसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमने एक पीडीएफ आपको कंबाइंड पीडीएफ भेजा है ग्रुप पर, ठीक है। वो एक पुराना वाला पीडीएफ है, वो एक कंबाइंड है, भेज दिया है, उसको ही पढ़ते रहो। बाकी ये जो हम ये आपको एक साथ बनाते जाएंगे तो ये हम आपको शेयर कर देंगे, जो ये वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार स्टडी उसको भी आप करते रहिए, ग्रुप पे हमने भेज दिया है। और ये जो डेली हम कर रहे हैं तो इसको भी हम आपको ग्रुप पर भेजते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करते रहो स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति की थोड़ी सी चीजें हैं। और आप ये देखो कि अब कई सारे आर्टिकल आपके आते जा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि क्रम से हो पाएगा, क्योंकि कुछ आर्टिकल क्रम पे रहेंगे, कुछ उनकी शक्तियों के अंदर आएंगे। जैसे हमने बोला ना कि आप देख रहे हो आपके अलग अलग शक्तियों के अंदर कद आ रहे हो। जैसे अब कार्यपालिका शक्ति तो उसमें कई सारे आर्टिकल आ गए बीच में, लेजिस्लेटिव तो उसके अंदर कई सारे आ गए। अभी जब हम सैन्य शक्ति देखेंगे तो कई सारे आर्टिकल उसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, जो वो सब डिफाइन करेंगे। तो अब इस तरह से चीजें चलती है आपके। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग फिर मिलते हैं, कोशिश करेंगे 11 बजे से ही क्लास ले लें, है ना। चलो ठीक है। सिलेबस अभी लगेगा, 20 दिन तो लगेगा ही, कम से कम 20-22 दिन तो लगेगा।